हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को ब्लैक पैंथर सीरीज की दूसरी फिल्म यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स रोल द मूवी। मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि वकांडा के राजा किंग टिचाला, जो कि इस वक्त किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है और उन्हें बचाने के लिए पूरे देश में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम टिचाला की छोटी बहन सूरी को लैब में देख पाते हैं। दरअसल ब्लैक पैंथर को हमेशा से ताकत हार्ट शेप हर्ब नाम की एक संजीवनी बूटी से मिलती थी। इस बूटी को अगर पूर्वजों की यादों के साथ उसे पानी में घोलकर पिलाया जाए तो वो बूटी एक आम इंसान के अंदर ब्लैक पैंथर की ताकत दे दिया करती थी। और क्योंकि हमने ब्लैक पैंथर के पहले पार्ट में देखा था, किलमोंगर के ब्लैक पैंथर बनने के बाद उसने सारी हार्ट शेप हर्ब्स को नष्ट कर दिया था ताकि दूसरा कोई ब्लैक पैंथर ना बन सके। वेल, इस वक्त सूरी अपनी लैब में उसी हार्ट शेप हर्ब को सिंथेटिक वे में बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने मरते भाई को बचा सके, मगर बार बार लगातार उसकी सारी कोशिशें वेस्ट होती नजर आ रही थीं। हालांकि उसकी आखिरी कोशिश में वो 29% सफल हो तो चुकी थी, लेकिन तभी राजमाता रामोंडा से उसे ये खबर मिलती है कि किंग टिचाला अब वो अपने पूर्वजों के साथ है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर को सुनते ही सूरी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और पूरे वकांडा में एक शोक की लहर छा जाती है। जिसके बाद मूवी के अगली सीन में वहां की परंपराओं के अनुसार ब्लैक पैंथर यानी किंग टिचाला को एक ब्लैक बॉक्स में रखकर वकांडा के सभी ट्राइब्स के सरदार आके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिसके बाद पूरा वकांडा किंग टिचाला को हर्षोल्लास से उन्हें अंतिम विदाई देता है। इस घटना के बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और करीब 1 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर अब राजमाता रामोंडा का शासन था। इसके अगले सीन में हम यूएनओ को यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक को देखते हैं, जहां पर विश्व भर के सभी बड़े बड़े राजनेता और शासक विश्व शांति के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर वकांडा की महारानी रामोंडा को भी बुलाया जाता है और उन्हें ग्लोबल क्राइसिस के वक्त वाइब्रेनियम या उससे बने हथियार को साझा ना करने की वजह से उन्हें इस बात के लिए दोषी ठहराया जाता है। लेकिन इस वक्त रामोंडा काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक पैंथर की वकांडा में ना होने की वजह से यूएनओ की मीटिंग में बैठे कुछ देशों के शासक अपने सोल्जर्स के जरिए वकांडा के आउट रिसर्च सेंटर पर हमला करवाते हैं और वहां से वाइब्रेनियम और उससे जुड़े साधनों को निकालकर अपने देश ले जाना चाहते थे। लेकिन वकांडा की तगड़ी सेना यानी कि डोरा मिलाजे उनका जमकर मुकाबला करती है। एक तरफ जहां यूएनओ की मीटिंग में रामोंडा अपना पक्ष सबके सामने रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ डोरा मिलाजे की सेना उन सभी सोल्जर्स को पकड़कर सीधा उन सभी राजनेताओं के सामने लाकर उन्हें घुटनों के बल खड़ा कर देती है। सभा में बैठा हर कोई ये देखकर शर्मसार था कि वाइब्रेनियम को पाने के लिए कौन किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। अंत में रामोंडा सभापतियों से कहती है कि वो किसी भी परिस्थिति में वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करेगी और साथ ही वार्निंग भी देती है कि वकांडा ने भले ही ब्लैक पैंथर को खो दिया हो, मगर हम आज भी अपने देश की रक्षा करने की काबिलियत रखते हैं। मूवी के अगले सीन में हम अटलांटिक महासागर के बीच एक बड़ी सी शिप को देखते हैं, जहां पर सीआईए और एफबीआई मिलकर वाइब्रेनियम को ढूंढने का काम कर रहे थे। दरअसल इनके पास एक ऐसी मशीन थी जो कि समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह मेटल डिटेक्टर जमीन में दबे हुए लोहे को ढूंढ लेती है। इस दौरान तो खोजकर्ता अपना स्विमिंग सूट पहनकर करीब 800 फीट की गहराई में उतरते हैं और जैसे ही वो लोग वाइब्रेनियम की खोज करने वाली मशीन तक पहुंचते हैं, तभी अचानक मशीन का पावर कट ऑफ हो जाता है। साथ ही मशीन पर किसी चीज से जानलेवा हमला भी होता है। देखते ही देखते उनमें से उनका एक साथी भी गायब हो जाता है। इधर पूरी टीम अलर्ट होकर पानी में भेजे गए गोताखोरों को ऊपर लाने की कोशिश करती है, मगर तभी एक हिप्नोटाइज करने वाली आवाज हर किसी के कानों में पड़ रही थी और ना जाने क्यों एफबीआई और सीआई के सारे सोल्जर्स और एजेंट शिप से कूदकर अपनी जान देने लगते हैं। तभी शिप से थोड़ी दूर हम जल जीवों को देख पाते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे थे। दरअसल ये जीव समुद्र के नीचे छिपी दुनिया तालुकान के लोग हैं और इनकी आवाज में लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति भी है। ये वो लोग थे जो सदियों से अपनी कम्युनिटी और वाइब्रेनियम को बचाते आ रहे हैं। वेल, यहाँ पर हमें इन सभी के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीयू की मूवी में फाइट सीन का होना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। हालांकि इस फाइट के दौरान तालुकान के लोगों ने वो मशीन तो तबाह कर दी थी, मगर वो ये भी जानते थे कि सिर्फ मशीन को तबाह करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मशीन को बनाने वाला साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है और अगर वक्त रहते उसे नहीं पकड़ा गया तो ऐसी ही एक और मशीन बन जाएगी और अगली बार ये लोग और भी ज्यादा ताकत के साथ आकर हमारे वाइब्रेनियम को हमसे चुरा कर ले जाएंगे। इसके बाद सीन वापस से चेंज होता है, जहाँ पर हम सूरी की लैब में रामोंडा को देख पाते हैं, जो सूरी के पास आकर उससे कहती है कि आज हमें एक खास काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। जिसके बाद हम दोनों को नदी किनारे बैठे वकांडा की खुली हवा में सांस लेते हुए देखते हैं।
वकांडा के लोगों का मानना था, या कहें कि वकांडियंस की ये रीत थी कि फ्यूनरल में पहने गए सफेद कपड़ों को जला देने से उन्हें मरने वालों की यादों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और इस वक्त रामोंडा शूरी को यही रस्म अदा करने के लिए कहती है। शूरी उन कपड़ों को जलाने ही वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक अनजाना शख्स निकलकर उनके पास आता है, जो कि अपना नाम नामोर बताता है। मूवी में हमें बताया गया था कि आज से करीब हजारों साल पहले जब धरती पर वाइब्रेनियम का मीटियोराइट गिरा था, तो वो सिर्फ वकांडा में गिरा था। मगर उस वक्त एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े मीटियोराइट गिरे थे। एक जो धरती पर आकर गिरा और वो जगह वकांडा के नाम से जानी गई, वही दूसरा जो कि पानी में जाकर गिरा और वो जगह तालुकान के नाम से जानी गई। और नामोर वहीं का राजा था। नामोर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके यहाँ पर भी बहुत सारा वाइब्रेनियम है, क्योंकि उसकी बॉडी का हर एक गहना, उसके हथियार सब कुछ वाइब्रेनियम के बने हुए थे। नामोर की खास बात ये थी कि उसके पैरों में पंख लगे थे। वो हवा में उड़ भी सकता था और पानी में तेज गति से तैर भी सकता था। नामोर को वकांडा की हाईली सिक्योर्ड सिक्योरिटी को तोड़कर यूं ही इस देश की सरहद में घुस आने की वजह से रामोंडा नामोर को काफी सारी बातें सुनाती है और पूछती है कि वकांडा की सिक्योरिटी तोड़कर यहाँ आने का तुम्हारा क्या मकसद है। जिसमें नामोर बताता है कि वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन बन चुकी है और इस पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती तुम्हारे बेटे टिचाला की है, क्योंकि उसने ही यूएनओ में जाकर पूरी दुनिया को बता दिया था कि वाइब्रेनियम नाम की भी कोई चीज होती है, एक ऐसी धातु जिसकी शक्ति अविश्वसनीय है, जिसके एक प्रहार मात्र से पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। और अगर उस दिन टिचाला ने वो गलती ना की होती तो ये लोग मशीन बनाकर हमारी दुनिया में घुसकर वाइब्रेनियम ढूंढने की कोशिश ना करते। मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सौदा करने आया हूँ। मेरी दुश्मनी वकांडियन से नहीं बल्कि उस साइंटिस्ट से है जिसने ये मशीन बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो साइंटिस्ट ला कर दो और बदले में हमारी तालुकान की सेना से सुरक्षा पाओ। लेकिन अगर तुमने गद्दारी करने की कोशिश की तो याद रखना, वकांडा को हमारे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। इस सब के लिए नामोर उन्हें एक हफ्ते का वक्त देकर वहां से चला जाता है। साथ ही वो मशीन भी देकर जाता है जो वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती थी। अगेन मूवी का सीन शिफ्ट होता है अगले दिन शूरी की लैब पर, जहां पर उस अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए ओकॉय अमेरिका जाने के लिए तैयार होती है। साथ ही वो शूरी को भी अपने साथ चलने को कहती है। हालांकि पहले रामोंडा शूरी को अमेरिका भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शूरी तेज और ताकतवर है, इसलिए वो अपनी बेटी को ओकॉय के साथ साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए भेज देती है। इसके बाद उन्हें सीआईए के एजेंट रॉस से पता चलता है कि वाइब्रेनियम की खोज करने वाली मशीन एमआईटी में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने बनाया है, जो कि एक 19 साल की लड़की है, जिसका दिमाग इतना तेज है कि वो अपने कॉलेज के डेटाबेस को हैक करके अपने सेमेस्टर मार्क्स को बढ़ा दिया करती है। साथ ही अपने दोस्तों से भी पैसों के बदले उनके मार्क्स में भी इजाफा कर दिया करती है। इस लड़की का नाम था रीरी विलियम्स। जब ये दोनों उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो रीरी अपने बचाव में उन दोनों के ऊपर घर की चीजें फेंकने लगती है। हालांकि रीरी वकांडा के बारे में पहले से ही जानती थी और उसने शूरी के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा था, मगर इस वक्त रीरी उन दोनों से बहुत डरी हुई थी और बार बार वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी शूरी उससे कहती है कि तुम्हारे पीछे एफबीआई और सीआईए के लोग पड़े हुए हैं। इतने में हम देखते हैं कि पीछे से एफबीआई की टीम आकर उन सभी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिनसे बचने के लिए रीरी खुद के आयरन से बने शूट को पहनकर साथ ही शूरी बाइक पर और ओकॉय रीरी के फादर की कार को लेकर जान बचा के वहां से निकल जाते हैं। इस बीच उन पर कई बार हमले भी होते हैं, कभी ड्रोन से तो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों से, मगर इन तीनों की स्पीड लाजवाब थी। ये तीनों किसी तरह बच बचाकर पुलिस वालों से तो बचकर निकल जाते हैं, मगर उनके पीछे तालुकान की सेना बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर हमें ओकॉय और तालुकान के एक बड़े सिपाही के साथ 1v1 शानदार फाइट देखने को मिलती है। और क्योंकि उन दोनों के पास वाइब्रेनियम से बने हथियार थे जो कि एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त तालुकान के सिपाहियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हार मानकर शूरी और रीरी को उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन इस बात की खबर जब ओकॉय अपनी राज्य वकांडा में देती है तो राजमाता ओकॉय पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि पहले उन्होंने अपना पति खोया, फिर अपना बेटा, और अब उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद अपनी बेटी शूरी को भी खो दिया। इस वजह से रामोंडा गुस्से में आकर अपनी सेना डोरा मिलाजे की सेनापति ओकॉय को जनरल पद से हटा देती है। इन द नेक्स्ट सीन रामोंडा अपनी बहू नाकिया के पास जाती है और बताती है कि नामोर नाम की एक शख्स ने हमारी शूरी को अगवा कर लिया है। साथ ही उससे गुजारिश करती है कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत मेरे पास वापस ले आओ, क्योंकि अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुमने आज से पहले कई ऐसे सीक्रेट मिशंस किए हैं जो हर किसी के करने की बात नहीं थी। वो बताती है कि नामोर ने वकांडा की सिक्योरिटी को तोड़कर 60 से 70 किलोमीटर पानी के अंदर तैरने के बाद हमारे पास आकर हमें धमकी दी है कि हमें उस साइंटिस्ट को जल्दी उसे सौंप देना होगा जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा वकांडा खतरे में आ जाएगा, और ये खतरा कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं है।
इस दौरान नामोर के सिपाही शूरी और रीरी को अपने साथ सदियों से पानी के अंदर छिपे तालुकान राज्य में ले जाते हैं, जहाँ पर शूरी तालुकान के राजा नामोर से मिलती है। नामोर वहां पर शूरी को अपने कुछ पास्ट के बारे में बताता है कि सदियों पहले उनके राज में इस कदर भूखमरी थी कि ना ही खाने को एक दाना था और ना ही रहने को कोई जगह। जब पूरा राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी चाक देवता ने हमारे पुरोहित जी के सपने में आकर उस नीले पत्थर से निकलने वाली उस जड़ी बूटी तक पहुंचाया, जिसकी मदद से यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को वापस जी सकते थे। बाद में पुरोहित जी ने राज्य के सभी लोगों को वो बूटी बांटी, जिसे पीने के बाद हर कोई बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है और इसी वक्त से उन सभी लोगों का वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें होश आता है तो उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी और हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इस बूटी ने उन्हें पानी में सांस लेने की एक अनोखी खूबी दे दी थी, मानो उनकी बॉडी ने अब पानी को ही अपना जीवन मान लिया हो। इसके बाद हम देखते हैं उसी पानी में एक प्रेग्नेंट औरत अपने बेटे को जन्म देती है, जो कि एक अद्भुत जीव था। वो बच्चा नुकीले कान और पैरों में लगे पंखों के साथ जन्मा था, जो आगे चलकर तालुकान का राजा नामोर बना। कुछ वक्त के बाद जब नामोर की माँ चल बसी, तो नामोर की इच्छा थी कि वो अपनी माँ को, जो हमेशा से धरती पर रहती आई थी, वो उन्हें धरती पर ही जाकर दफन करे। इसलिए वो कुछ साल बाद जब वापस अपने गांव जाता है तो देखता है कि वहां पर तो कुछ स्पेनिश लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और हर जगह पर तबाही मचा रखी है। जब स्पेनिश सिपाहियों की नजर तालुकान के लोगों पर पड़ती है तो वो उन लोगों पर भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस बात से उस छोटे लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वहां पर मौजूद हर एक सिपाही, हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उन सिपाहियों के बीच एक पादरी भी शामिल था, जो कि उस छोटे बच्चे को श्राप देता है, साथ ही उसे नामोर कहकर भी बुलाता है। आज से पहले उस छोटे लड़के का नाम गोकुल खान था, मगर पादरी से उसे नामोर बुलाए जाने के बाद उस बच्चे ने अपना नाम हमेशा के लिए नामोर रख दिया। इस पूरी स्टोरी से सूरी को ये समझ आ जाता है कि नामोर हमेशा से ऐसा नहीं था और ना ही तबाही मचाने वाला शख्स था। वो तो बस अपने राज्य को बाहरी दुनिया से बचाना चाहता था और शायद इसी वजह से सूरी नामोर से शांति का एक सौदा करती है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर रख लो और बदले में रीरी को हमेशा के लिए वकांडा में छोड़ दो। इससे तुम्हारी मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वाइब्रेनियम की भनक किसी भी देश को नहीं लगेगी। तो बताओ, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? जिस पर नामोर कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस दौरान हम नाकिया को देख पाते हैं, जो कि अपने खास जासूसों से मिली जानकारी के जरिए वो नामोर के राज्य तालुकान तक पहुंच जाती है और वहां पर जाकर रीरी और सूरी दोनों को बचाने की कोशिश करती है। मगर इसी बीच तालुकान के सिपाही में से एक लेडी का नाकिया से कत्ल हो जाता है और कुछ समय बाद जब नामोर वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि इन लोगों ने हमारे राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही होगा। और उसके बाद होना क्या था, पूरी तालुकान की सेना पहुंच जाती है वकांडा और एक एक करके उनके सभी लोगों पर हमला कर देती है। ये पूरा मंजर वकांडा की राजमाता रामोंडा एक बिल्डिंग से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन नामोर की तेजी और ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। नामोर के पास कुछ ऐसे वाटर बॉम्ब्स थे जिन्हें फेंकने के बाद वो उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे और ऐसे ही नामोर कुछ बॉम्ब्स के पिटारे को उस बिल्डिंग में भी फेंक देता है जहां राजमाता खड़ी थी और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर देता है, साथ ही पूरी वकांडा को भी पानी में डुबा देता है। इस पूरी लड़ाई में राजमाता रामोंडा मारी जाती हैं और जिस तरीके से ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला को श्रद्धांजलि दी गई थी, ठीक वैसी ही श्रद्धांजलि राजमाता रामोंडा को भी दी जाती है। सूरी इस वक्त क्रोध की अग्नि में जल रही थी, उसे सिर्फ माँ की हत्या का बदला चाहिए था, मगर नामोर इतना ज्यादा तेज और ताकतवर था कि वो इस वक्त उससे लड़ने के काबिल में नहीं थी। इसीलिए एक बार फिर से सूरी अपने लैब में सिंथेटिक हार्ट शेप हब को बनाने में लग जाती है। हालांकि वो कई सालों से इस पर काम कर रही है और सिर्फ 29% ही उस पर कामयाब हो पाई है, लेकिन इस बार उसके पास नामोर का दिया एक ब्रेसलेट भी था, जिसके धागों में वही पुरानी जड़ी बूटी के कुछ रेशे थे जिनसे 1500 ईस्वी के समय तालुकान के राज्य के लोगों की जान बचाई गई थी। जैसे ही सूरी उनके कॉम्बिनेशन को मिलाती है तो उसके फाइनल रिजल्ट में सिंथेटिक हार्ट शेप हब की प्योरिटी 29% से बढ़कर 98 हो जाती है। इसके बाद क्या था, नाकिया उस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर सूरी को पिला देती है। वकांडा की हमेशा से ये रीत थी कि बूटी पीने वाला शख्स ब्लैक पैंथर बनने से पहले वो अपने पूर्वजों से मिलता है और जिस भी पूर्वज से वो मिलता था उसी पूर्वज की शक्तियां हमेशा के लिए उसमें आ जाती थी। सूरी चाहती थी अपने भाई टिचाला से मिलना, मगर इस वक्त उसके सामने था टिचाका यानी कि किलमोंगर। सूरी काफी हैरान थी। वो उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं चुना था, मगर किलमोंगर उससे कहता है कि जिसके मन में बदले की आग हो और वो सामने वाले पर बिल्कुल भी रहम ना दिखाए तो उसके लिए सिर्फ मैं ही आता हूँ। तो बताओ सूरी, आखिर तुम क्या बनना चाहती हो, मुझ जैसा जो सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता है, या फिर तुम्हारे भाई जैसा नर्म दिल? तो सूरी उसे सिर्फ एक ही जवाब देती है कि मुझे अपनी माँ के कातिल को खत्म करना है बस।
और वो जब वापस नींद से जागती है तो उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर्स आ चुकी थी और अब वारी थी वकांडा की तालुकान पर हमला करने की। वेल इन द नेक्स्ट सीन वकांडियंस वाइब्रेनियम से बने एक शिप को लेकर पानी में उतर जाते हैं और तालुकान की हर एक सिपाही को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं अपनी टीम को हारता देख नामोर भी उस जंग में उतर जाता है और अपने पैरों पर लगे पंख की मदद से तेज भागकर हर किसी को मौत के घाट उतारता जाता है। तालुकान में रह के सूरी को इतना तो पता चल चुका था कि यहाँ के लोगों को नमी पसंद है और अगर इन्हें गर्मी मिलेगी तो ये पूरी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे और जल्दी ही मर जाएंगे। इसी माइंडसेट से सूरी एक प्लान बनाती है और बड़ी ही चालाकी से नामोर को अपने फ्लाइंग जेट में बैठाकर उस जगह से दूर एक रेगिस्तान में ले जाती है। वहां पर हमें सूरी और नामोर के बीच 1v1 जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। एंड अगेन 15-20 मिनट से ज्यादा चलने वाली इस फाइट सीन को हम डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका मजा आपको सिर्फ मूवी देखकर ही आएगा। एट द लास्ट एक ऐसा मोमेंट आता है जब नामोर के गले पर सूरी की तलवार थी और वो उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आती है अपनी माँ रामोंडा की, क्योंकि जिस वक्त सूरी अपने पूर्वजों से मिलने के लिए गई थी, जब किलमॉन्गर ने उससे पूछा था कि तुम किसकी तरह बनना चाहती हो, तब सूरी ने कहा था कि वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है, तेज, ताकतवर और एक मजबूत हौसले वाली औरत। जिसके बाद हम देखते हैं कि नामोर हार मान लेता है और अब नामोर और सूरी एक हो जाते हैं, यानी कि वकांडा और तालुकान एक साथ मिल जाते हैं। वेल अब वक्त आ चुका था रिरी के अमेरिका वापस जाने का, तो जाते जाते सूरी रिरी को एक गिफ्ट देती है, उसके फादर की कार, क्योंकि अमेरिका से भागते वक्त उन्होंने रिरी की कार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वो कार थी जिसे रिरी के पिता हमेशा से बनाना चाहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इस कार को पूरा करने से पहले ही वो चल बसे और इसे पूरा करना रिरी का सपना था। और क्योंकि रिरी ने वकांडा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए सूरी कार के सारे पार्ट्स को ढूंढकर रिरी की इस ख्वाहिश को पूरा कर देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।